हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं हमारे 1000 MCQ का नेक्स्ट पार्ट। पार्ट नंबर 8 होगा, जिसमें हम 251 से लेके और 300 तक के क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि 50 क्वेश्चंस यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है मैथ से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन मिलेगा 251 ओवरऑल नंबर है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन फ्रांस एंड स्पेन। बहुत ही सीधा सा ये आपको क्वेश्चन मिलेगा, मैथ बेस्ड क्वेश्चन। तो आप देखेंगे इधर फ्रांस है और इधर आपको स्पेन है। तो इसके बीच में जो माउंटेन है जिसका नाम है पेरेनिस माउंटेन सीरीज, ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको पेरेनिस माउंटेन सीरीज है। दिस इज द फ्रांस एंड दिस इज स्पेन के बीच में जो इनकी बाउंड्री की तरह काम करता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, नुवारा आलिया इज अ हिल स्टेशन इन, ये सीधा सा है, आपको श्रीलंका में मिलेगा नुवारा आलिया हिल स्टेशन। ये सब कुछ प्लेसेस हैं जो न्यूज में रहे हैं, तो कभी कभी यूपीएससी करता है मैच ऑफ द फॉलोइंग्स करके इस तरीके की चीजें दे देता है। नुवारा आलिया श्रीलंका। नेक्स्ट देखते हैं, द साहिल इज द इको क्लाइमेटिक एंड बायोजियोग्राफिक रिल्म ऑफ ट्रांजिशन इन अफ्रीका बिटवीन सहारा टू नॉर्थ एंड सुडानियन सवाना टू साउथ। तो ये कहता है कि साहिल वो रीजन है जो एक ट्रांजिशन रीजन की तरह काम करता है, जिसके नॉर्थ में आपको सहारा मिलता है और जिसके साउथ में आपको सुडानियन या फिर सुडाना टाइप ऑफ जो क्लाइमेट होते हैं वो मिलते हैं। ये ऑप्शन सही है। देखिए ये जो मैप है ना, ये वाला जो रीजन है इधर आपको मिलता है सहारा नॉर्थ में। ये जो रीजन आपको ये दिख रहा है इधर, ये वाला जो रीजन है ये साहिल रीजन होता है, और इसके साउथ में आपको मिलता है सुडानियन जो टाइप ऑफ क्लाइमेट है ये मिलता है। तो ये ऑप्शन 1 सही है। अभी कह रहा है कि साहिल स्टेज फ्रॉम across the south central latitude of North Africa. ओके, तो साउथ सेंट्रल, ये करीब साउथ सेंट्रल, ये साउथ सेंट्रल वाला रीजन है। अब बिटवीन अटलांटिक ओशियन, इधर आपको अटलांटिक ओशियन मिल जाएगा, एंड रेड सी, ये वाला एरिया जो दिख रहा है ना, ये आपका रेड सी है। तो इसके रीजन के बीच में आपको ये मिलता है। ये भी आपका ऑप्शन सही है। ओके, तो आपका जो ऑप्शन सी हो जाएगा बोथ, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि इस साहेल रीजन में इनमें से कौन सी कंट्री नहीं पड़ती है। इस साहेल रीजन में इनमें से कौन सी कंट्री नहीं पड़ती है। अफ्रीका का मैप थोड़ा सा आप देखिएगा बड़ा करके, क्योंकि यहाँ पे तो इतना स्पेस नहीं है कि बड़ा करूंगा। ओके, तो आप देखिएगा, तो ये जो रीजन है आपको चाड और कैमरन, मॉरिटानिया और तुनिशिया, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा नहीं है। चाड भी मिलेगा, कैमरन में मिलेगा, मॉरिटानिया भी मिलेगा। ट्यूनिशिया जो है इसका पार्ट नहीं है, ट्यूनिशिया काफी नॉर्थ में मिलता है ये। ओके, तो ये आपका सही आंसर होगा डी। थोड़ा सा मैप देख ले, ट्यूनिशिया आपको इधर मिलेगा। यू आर लुकिंग, आप इधर दिखेगा ये वाला एकदम नॉर्थ में, तो इधर आपको ये ट्यूनिशिया मिलेगा। इधर मॉरिटानिया है, इधर आपको कैमरून मिलेगा, और ये आपको चाड मिलेगा। बाकी सारा के नॉर्थ में एकदम नॉर्थन पॉइंट है अफ्रीका का ट्यूनिशिया। तो ये आपको राइट आंसर होगा जो इस रीजन में बिलोंग नहीं करता। मनी बिल में ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। सही बात है, ये तो आसान सा क्वेश्चन है। मनी बिल मस्ट बी पास इन लोकसभा बाय नॉट लेस देन 2/3 मेजोरिटी ऑफ द वोट्स। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर बस सिंपल मेजोरिटी से ही पास करना है, 2/3 मेजोरिटी की कोई बात ही नहीं है। तो सिर्फ ऑप्शन ए जो होगा वो सही होगा। फाइनेंशियल बिल में ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। यहाँ देखिए कीवर्ड है जिसका नाम ये है मे, तो केवल लोकसभा में भी ये रिप्रेजेंट किया जा सकता है फाइनेंशियल बिल को। ओके, ऑन द रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट, तो मे की वजह से ये आपका ऑप्शन होगा, सही हो जाएगा। एंड फाइनेंशियल बिल मस्ट पास बाय द बोथ ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द प्रेसिडेंट्स आर रिकमेंडेड दैट इट टेकन ऑफ द कंसिडरेशन इन ईच हाउस। तो ये भी ऑप्शन, ये जनरल ऑप्शन है, क्योंकि दोनों सेशन, दोनों आपको हाउस ये पास करना पड़ता है। ये मनी बिल की तरह नहीं है। मनी बिल को आपको लोकसभा से ही पास करना है, उसमें राज्यसभा का कोई रूल नहीं है। राज्यसभा उसको ना अमेंड कर सकता है, ना उसको रिजेक्ट कर सकता है, ना पास करने का ऐसा कुछ है। पास करे या ना करे, वो लोकसभा से पास हो गया तो उसको पास ही समझा जाता है, लेकिन फाइनेंशियल बिल को आपको दोनों हाउस से पास करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी is an agreement establishing the terms and conditions for private investment by nationals and companies of one state in another state. Okay, BITs protect investment by imposing the conditions on regulatory behavior of the host state. अब ये देखिए, जो BIT है, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है, इसका जो मेन मोटो होता है
ये होता है इन्वेस्टमेंट का प्रोटेक्शन करना। ठीक है, जैसे कोई कंट्री ए है, वो कंट्री बी में इन्वेस्ट कर अगर करना चाहती है, उस कंट्री के नेशनल्स या जो भी इन्वेस्ट करने वाली कंपनियां हैं, तो वो चाहेंगे कि उनका जो इन्वेस्टमेंट हो उसका प्रोटेक्शन हो, उसको प्रोटेक्शन मिल पाए। यानी कि डी कंट्री में यहाँ के कुछ अलग डोमेस्टिक रूल्स होंगे, तो ये डोमेस्टिक रूल्स बहुत ज्यादा और हर तरीके से अप्लाई ना हो, जुडिशरी का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट ना हो, तो ये एक कंट्री क्या करेगा, बी के साथ एक बीआईटी साइन करेगा, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, और इसके तहत में ये किया जाएगा कि हमारे यहाँ का जो इन्वेस्टमेंट होगा, जो आपके यहाँ किया जाएगा, इसको प्रोटेक्शन मिले। तो दोनों ऑप्शन आपका जो है ये सही हो जाता है। तो सी जो होगा वो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, FATF was established in 1989। FATF जो है ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। तो कह रहा है कि 1989 में इसे बनाया गया था ड्यूरिंग G7 समिट in Paris to develop the policies against the money laundering, and FATF secretariat is located in Brussels। ये ब्रुसेल्स में नहीं है इसका सेक्रेटेरिएट, इसका सेक्रेटेरिएट आपको पेरिस में मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड तो गलत हो गया, लेकिन ऑप्शन वन सही है। ये 1989 में G7 के द्वारा किया गया था और इसका काम है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका सही हो जाएगा। Wholesale price index measures the changes in the price of goods sold and traded in bulk by the wholesale business to the other business। सिंपल सा है, होलसेल का मतलब ही होता है ये। WPI tracks prices at the factory gate before the retail level। बिल्कुल भाई सही बात है, रिटेल तो फिर सीधे उसमें सॉरी CPI हो जाएगा। WPI in India is published by the Ministry of Finance। नहीं, ये पब्लिश किया जाता है by Ministry of Commerce। by Ministry of Commerce के द्वारा WPI and CPI दोनों को पब्लिश किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। तो थर्ड ऑप्शन गलत हो गया और एक और दो सही है, तो ऑप्शन ए जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट, WPI कीप्स ट्रैक ऑफ होलसेल प्राइस। सही बात है। CPI मेजर्स द एवरेज प्राइस दैट हाउसहोल्ड पे फॉर द बास्केट ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। ये भी सही है कि जो हाउसहोल्ड पे करते हैं CPI उनको मेजर करता है। CPI currently uses RBI currently uses CPI retail inflation as the key measure of the inflation to set the monetary and credit policy। तो जो इन्फ्लेशन टारगेट करने के लिए यहाँ पर RBI CPI का यूज करता है। तो ये ऑप्शन थर्ड भी आपका सही हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन डी होगा ऑल ऑफ दिस ये सही होगा। नेटवर्क और नेट न्यूट्रलिटी इज द कंसेप्ट दैट ऑल डेटा ऑन द इंटरनेट शुड बी ट्रीटेड इक्वली। ये बिल्कुल सही है। नेट न्यूट्रलिटी ऑल्सो स्टेट्स दैट ISPs यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स आर ऑल्सो नॉट टू क्रिएट स्पेशल अरेंजमेंट्स with services or website in which the companies providing them are given improved network access to speed। इसका मतलब ये कहना है कि इसमें जो कंपनियां हैं जो नेटवर्क आपको इंटरनेट स्पीड देती हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती हैं, इंक्लूडिंग इंटरनेट सर्विस जो प्रोवाइडर्स होते हैं, ये ऐसा नहीं कर सकते कि मान लीजिए कि दो वेबसाइट है, वेबसाइट ए एंड बी, तो ये ऐसा नहीं कर सकते कि जब आप ए वेबसाइट को ओपन करेंगे तो वो हाई स्पीड दे दे और बी वेबसाइट को ओपन करेंगे तो वो लो स्पीड देते हैं। वो ऐसा नहीं कर सकते। इन सभी के साथ उनको इक्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। तो ऑप्शन दो भी आपका सही है। तो सी जो होगा ये आपका सही हो जाएगा। NBFCs नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। सही बात है ये भाई। और ये लोन और एडवांसेस देने का काम करते हैं। कैन डिपॉजिट कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। नहीं, ये डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के अंडर में ही इनको लाइसेंस नहीं मिलता है RBI के द्वारा। ओके, तो इसलिए डिमांड डिपॉजिट ये नहीं ले सकते। तो सिर्फ ऑप्शन ई जो होगा ये आपका सही है। नेक्स्ट, अ सोवरेन क्रेडिट रेटिंग इज एन इंडिपेंडेंट असेसमेंट ऑफ द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ कंट्री और सोवरेन एंटिटी। सिंपल सा है। तो सोवरेन का मतलब होता है जो गवर्नमेंट या पब्लिक के द्वारा दिया जाता है। तो पब्लिक मींस गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट मींस पब्लिक। तो गवर्नमेंट के जो एंटिटीज होती हैं उनको हम सोवरेन एंटिटीज के नाम से जानते हैं। तो स्टैंडर्ड एंड पुअर गिव्स अ BBB, BBB- or higher rating to countries is considered the investment grade, and the grades of BB+ or lower are deemed to be speculative or junk grade। तो यहाँ पर ये कहना है इसका कि जो BBB- और उससे ऊपर वाले जो ये ग्रेड देते हैं स्टैंडर्ड एंड पुअर वाले, वो मिलनी होता है इन्वेस्टमेंट ग्रेड का, यानी कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट आराम से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो BB+ और इससे नीचे वाले जो ग्रेड होते हैं ये एक्चुअली स्पेकुलेटिव टाइप का होता है ग्रेड, या फिर ये जंक ग्रेड होते हैं। यानी कि यहाँ पर आप डिफॉल्ट जो इशू कर रहा है सिक्योरिटी या बॉन्ड, वो डिफॉल्ट हो सकता है। वो हो सकता है कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट वापस ना करे या इंटरेस्ट जो भी है।
तो ये आपको याद रखना है। ये है एक ट्रांजिशन, इससे ऊपर वाला इन्वेस्टमेंट ग्रेड होता है और इससे नीचे वाला जो होता है स्पेकुलेटिव या जंक होता है, जिनमें जनरली इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर रिस्क होता है। रुपीज एंड इंटरनेशनल कार्ड पेमेंट, सही बात है भाई, लॉन्च बाय द एनपीसीआई, बिल्कुल सही बात है ये। रुपए फैसिलिटीज इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट इन ऑल इंडियन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बिल्कुल सही है, हर जगह रुपए का सरकार कंसंट्रेशन कर रही है। Aspirational districts are those districts in India that are affected by the poor socioeconomic indicators. तो उन्हीं को aspirational district कहा गया। The improvement in aspirational districts can lead to the overall improvement in the human development in India. बहुत ही सिंपल सा आपका स्टेटमेंट है, जनरल स्टेटमेंट है, तो both one आंसर आपको सही होगा। WAS is an acronym that stand for water, sanitation and hygiene. ये सही है और ये WHO के द्वारा दिया गया था, ठीक है, WHO के द्वारा। WAS यानी कि वाटर, W is a water, S is sanitization, and it's a hygiene. It focuses of the first two targets of sustainable development goals number 8. नहीं, ये goals number 6 जो होता है ना, उस पे ये टारगेट करता है। Goal number 6 is related to sanitation, related to hygiene, related to safe drinking water. Okay, तो ये उससे बिलोंग करता है, तो आपका वो जो है वो गोल नंबर 6 से रिलेटेड है, 8 से रिलेटेड नहीं है, तो केवल ए सही होगा। Which of the following statements is correct? Leopard population is steadily declining in India. The highest concentration of leopard in India is estimated to be in Karnataka. कर्नाटका तो सेकेंड पोजीशन पर है लेपर्ड की जनसंख्या में। लेपर्ड सबसे ज्यादा पाए जाते हैं एमपी में। एमपी में करीब लेपर्ड्स आपको करीब 3500 के आसपास में है, और कर्नाटका में सीधा इसे हाफ है, यानी कि करीब 1750 के आसपास में आपको कर्नाटका में मिलता है। तो मैक्सिमम आपको एमपी होगा, ये गलत हो जाएगा। तो स्टेडली डिक्लाइनिंग नहीं है, यहाँ पर आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा लेपर्ड पॉपुलेशन में, तो ऑप्शन डी होगा, दोनों आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, द सांबर लेक इन इंडिया इज द लार्जेस्ट इनलैंड लेक, सही है, सॉल्ट लेक, सही बात है। सांबर लेक रन ऑफ कच्छ, नहीं, रन ऑफ कच्छ में नहीं है, सांबर लेक तो आपको राजस्थान में पड़ता है। ओके, रन ऑफ कच्छ ये गुजरात में पड़ता है, तो गुजरात में कहीं नहीं, तो ये गलत हो जाएगा, सिर्फ ऑप्शन 1 जो होगा आपका सही होगा। इंडिया का ये लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक है। अरावली स्ट्रेचेज फ्रॉम दिल्ली अक्रॉस हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, बिल्कुल ये तो सही बात है। मैप में आप देखिएगा, अरावली हिल्स आर ओल्डर देन हिमालयस, बिल्कुल, इंडिया की सबसे ओल्डर या ओल्डेस्ट माउंटेन सीरीज है, और वर्ल्ड में भी वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन सीरीज में आती है, तो ऑप्शन सी जो होगा सही हो जाएगा। हिमालय तो यंग है। चेरापूंजी मेघालय में पड़ता है, तो इस वजह से आप लगा सकते हैं। लुसाई ये मिजोरम है। ओके, पटकाई बूम ये आपको नागालैंड और जो आपको क्या कहते हैं उसको, अरुणाचल प्रदेश की जो बाउंड्री लगती है वहां पर पटकाई बूम मिल जाएगा। खासी हिल्स ये मेघालय में है। ओके, और नागा हिल्स आपको नागालैंड में मिलेगा, तो चेरापूंजी मेघालय में, दिस इज द खासी हिल्स। ये वही होप मिशन इज स्टडी फॉर, ये तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, क्वेश्चन भी है। ये आपको मार्च की स्टडी के लिए इसको यूएई के द्वारा होप मिशन भेजा गया था। If the following statements are correct, geospatial data is used to describe the data that represent features or object on the Earth's surface. बिल्कुल, जियोस्पेशियल जो डेटा होते हैं, जो सैटेलाइट्स के द्वारा लिए जाते हैं, वो मेनली इसलिए लिए जाते हैं ताकि अर्थ के सरफेस पर जो भी ऑब्जेक्ट के फीचर्स हैं उनकी स्टडी की जाए। The most common way that spatial data is processed and analyzed is using a GIS, Geographic Information System के द्वारा इनको हम क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। तो सिंपल से स्टेटमेंट्स हैं दोनों, ये हो जाएगा। अर्जुन मेन बैटल टैंक प्रोजेक्ट वाज इनिशिएटेड बाय डीआरडीओ इन 1972, ये सही बात है। एंड मास प्रोडक्शन बिगेन इन 1996 इन एट इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री प्रोडक्शन फैसिलिटी इन अवाडी इन तमिलनाडु, तो ये भी सही है, तो ऑप्शन सी जो होगा आपका सही हो जाएगा। बस एक दो बार आप देखते रहिए इनको ताकि याद रहे, एग्जाम में आए तो आपको स्ट्राइक करें कि हाँ यहाँ पे कुछ था, तो आपको याद आ जाएगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया was founded in 1861, ये सही है, by जेम्स प्रिंसेप, ये गलत है। जेम्स प्रिंसेप ने इसको फाउंड नहीं किया था, इसको फाउंड किया था किसने, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। इसको अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा फाउंड किया गया था 1861 में, तो ये फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। और ये अटैच्ड ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का, तो ऑप्शन बी जो होगा सेकंड ये आपका सही हो जाएगा। मोहम्मद कुली कुतुब शाह built चार मीनार
1591 एंड इज द फाउंडर ऑफ हैदराबाद। दोनों सही है। सीधा सा ये क्वेश्चन है। 83rd पैरेलल नॉर्थ डिमार्केट्स बॉर्डर बिटवीन, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। जो नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया को ये अलग करता है, ये बाउंड्री की तरह काम करता है। 38 पैरेलल लाइन। द सीज ऑन द आइदर साइड ऑफ कोरियन पेनिनसुला, अगेन जाके देखिए एशिया का ईस्टर्न मैप या फिर पैसिफिक ओशन का वेस्टर्न पार्ट, तो वहां आपको दिखेगा येलो सी और सी ऑफ जापान, उसके बीच में आपको कोरियन पेनिनसुला मिलता है। रिवर जॉर्डन फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन जॉर्डन एंड इजराइल। जॉर्डन एंड इजराइल के बीच में आपको ये बाउंड्री बनाती है जॉर्डन रिवर। इजराइल वगैरह हमेशा न्यूज में रहता है, इस वजह से इजराइल से रिलेटेड जो मैप वर्क है ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और गल्फ कंट्री तो हमेशा इंपॉर्टेंट रहती है, और उसके नॉर्थ वाले जितने भी कंट्री हैं। एक अगेन मैप के क्वेश्चन, सी ऑफ मरमरा लाइज बिटवीन, तो ये है आपका सी ऑफ मरमरा, ये है इधर ब्लैक सी और इधर है आपको एजियन सी। तो ब्लैक सी और एजियन सी के ये बीच में पड़ता है, तो ऑप्शन बी जो होगा ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इलाद पोर्ट लाइज इन, अगेन इलाद पोर्ट इज लाइज इन इजराइल, ये इजराइल का हिस्सा है, तो ये इजराइल में पड़ता है। द एरिया नोन एज गोलान हाइट, अगेन ये वेस्ट एशिया का ही पार्ट है। गोलान हाइट भी हमेशा न्यूज में रहता है। एक काम कीजिएगा, थोड़ा सा आप ये बताइए कमेंट सेक्शन की, ये जो गोलान हाइट है ये किस कंट्री से बिलोंग करता है। वेस्ट एशिया तो हो गया कि वेस्ट एशिया में है, तो आप थोड़ा ये बताइए किस कंट्री से ये बिलोंग करता है। टर्की इज लोकेटेड इन बिटवीन, तो टर्की किसके बीच में है, तो टर्की भाई ये टर्की है, इधर आपको ब्लैक सी, इधर आपको एजियन सी, और एजियन सी एक्चुअली हिस्सा है मेडिटेरियन सी का। तो ब्लैक सी या फिर एजियन सी हो, या फिर ब्लैक सी या मेडिटेरियन सी हो, कुछ होना चाहिए यहाँ पे। तो ब्लैक सी कैस्पियन नहीं हो, ब्लैक सी का मेडिटेरियन सी है, तो ऑप्शन बी आपका जो होगा वो सही हो जाएगा। ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी के बीच में ये पड़ता है। Which of the following states between the Iran and UAE and connects Persian Gulf with Gulf of Oman? सीधा सा है ये, यहाँ पर स्ट्रेट हॉर्मुज है जो आपको पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को ये अलग करता है, और ईरान और यूएई के बीच में पड़ता है ये। बेरिंग स्ट्रेट सीधा सा बहुत ही सीधा, ये तो अलास्का एंड रसिया के बीच में पड़ता है बेरिंग स्ट्रेट। ये सब अब मैथ क्वेश्चन आपको एकदम देखते ही लगाना चाहिए, अब इसमें आपको सोचने वाली कोई बात नहीं है। Appropriation bill gives power to the government to withdraw fund from the consolidated fund of India. सही बात है। Post the discussion on budget proposals and voting on a demand for grants, the government introduces the appropriation bill in लोकसभा। देखिए, अगर आप जैसे बजट पास किया जाता है ना, तो बजट के लिए जो पैसा चाहिए, जो पैसा निकालना है आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, तो उसको निकालने के लिए आपको अप्रोप्रिएशन बिल पास करना पड़ेगा। बिना अप्रोप्रिएशन बिल के आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से फंड नहीं निकाल सकते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। तो इसलिए अप्रोप्रिएशन बिल पारित करना पड़ता है। ओके, तो किसी के लिए भी वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स, इसके लिए बजट क्या करती है, सरकार बजट को अप्रोप्रिएशन बिल के थ्रू यहाँ पर प्रेजेंट करती है। ऑप्शन सी होगा, दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट, amicus curiae literally translated is as फ्रेंड ऑफ कोर्ट। ओके, तो amicus curiae का ही मतलब होता है कि ये फ्रेंड ऑफ कोर्ट होते हैं। ओके, तो ये फ्रेंड ऑफ कोर्ट का मतलब क्या होता है कि दोनों पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं। एक पार्टी जिसने केस किया है और दूसरी पार्टी जिस पर केस किया गया है, ये दोनों में से किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, ये इंडिपेंडेंट होते हैं और इनको amicus curiae कहा जाता है। ये सहायता करते हैं कोर्ट की। तो कोई गवाह हो गया, इन्फॉर्मर हो गया, वो amicus curiae का काम कर सकता है। amicus curiae इज नॉट पार्टी टू अ केस, ठीक है, दोनों में से किसी पार्टी का नहीं होता है। ये वॉलंटियर होता है टू ऑफर इंफॉर्मेशन on the point of law or some other aspect of the case to assist the court in deciding the matter before it। ठीक है, दोनों सही है, सी जो होगा ये सही होगा। नेक्स्ट, फाइनेंस बिल 2017 इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रल बॉन्ड्स एज इंटरेस्ट फ्री बियरर इंस्ट्रूमेंट। ये सही बात है, 2017 फाइनेंस बिल में इलेक्ट्रल बॉन्ड किया गया था इशू, ये इंटरेस्ट फ्री था, यानी कि आपको इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, और ये बियरर इंस्ट्रूमेंट था। बियरर इंस्ट्रूमेंट का मतलब जिसके पास भी ये बॉन्ड हो वो ले जाके अपना पैसा ले सकता है बैंक से, ठीक है, जिस पार्टी के पास भी वो बिल है तो बियरर हुआ करता था, उसमें दान नहीं हुआ होता था किसी का।
scheme allows both domestic and foreign companies to present these bonds to political parties. नहीं, फॉरेन कंपनीज जो होती हैं बॉन्ड नहीं खरीद सकती हैं और पार्टीज को नहीं दे सकती हैं, नहीं तो फिर तो मैनिपुलेशन होने लगेगा हमारे इलेक्शंस का। तो फॉरेन कंपनीज अलाउ नहीं है, तो सिर्फ ऑप्शन ए जो होगा वो सही होगा। ट्रीटमेंट ऑफ एचआईवी इज कॉल्ड एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, सही है। और इट कांट क्योर एचआईवी बट एचआईवी मेडिसिन हेल्प पीपल विद एचआईवी लाइफ लॉन्गर एंड हेल्दियर लाइफ, ये बात सही है, दोनों सही है। ये क्या होता है कि ये एआरटी जो होता है ये सही नहीं करता है एचआईवी को, लेकिन क्या करता है कि आपकी लाइफ को बढ़ा सकता है और हेल्दियर बना सकता है, बट 100% क्योर नहीं करता। तो जो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा वो ये सही होगा। Next question, inflation targeting is central bank strategy for specifying an inflation rate at the goal and adjusting monetary policy to achieve the rate। ये सही है, सिंपल है, आप monetary policy कई बार आप पढ़ते आ रहे हैं। Inflation targeting primarily focus on the maintaining peace stability है, बहुत ही सिंपल सारी स्टेटमेंट है ये, तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही हो जाएगा। राज्यसभा इज एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टू प्रोवाइड द रिप्रेजेंटेशन टू द स्टेट, बिल्कुल स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, इस पर्पस टू प्रोटेक्ट द पावर ऑफ स्टेट, बिल्कुल सही बात है। राज्यसभा कैन नॉट इनिशिएट रिजेक्ट अमेंडमेंट बिल, बिल्कुल सही बात है ये। सॉरी, मनी बिल, तो मनी बिल को ये इसके मनी बिल के एरिया में इसका कोई अधिकार नहीं है, सीधी बात है। तो सॉरी मैंने सी लगा दिया, नहीं सी नहीं होगा, अच्छा ये तो सही है, ओके ओके ठीक है, तो सी होगा, दोनों इंस्ट्रूमेंट सही है। राज्यसभा का मनी बिल से रिलेटेड कोई पावर नहीं है। द मेंबर ऑफ राज्यसभा आर नॉट एसोसिएटेड विद इक्वेशन, पहले भी हम किए हुए हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी में होता है, कमेटी पब्लिक अंडरटेकिंग में होता है, और ये एस्टिमेट कमेटी में नहीं होता, तो ऑप्शन सेकंड बी होगा, इसमें राज्यसभा के मेंबर्स नहीं होते मेंबर। Bond yield refers to the expected earning generated and realized on a fixed income investment over a particular period of time। तो बॉन्ड yield जनरली एक प्रॉफिट होता है या अर्निंग होता है, जो बॉन्ड खरीदते हैं आप और फिर उसको वापस करते हैं, तो जो आपको अमाउंट मिलता है वो प्रॉफिट की तरह होता है, गैप जो होगा, तो ये सही है। हाई yield बॉन्ड बेटर इन्वेस्टमेंट देन लो yield बॉन्ड, तो चीज है। अब मान लीजिए ये एक बॉन्ड है, ठीक, इसका yield क्या है, ये ज्यादा है, यील्ड ज्यादा होने का मतलब क्या होगा कि अब ये अगर कोई चीज प्रॉफिट दे रही है ना आपको ज्यादा, तो उस चीज की वैल्यू बढ़ जाती है, समझ गए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एक कंपनी है रिलायंस, और ये एक कंपनी है एबीसी, कोई भी जो डूबती हुई कंपनी है, ओके। अब मान लीजिए कि ये एबीसी कंपनी जो एक जंक कंपनी है, डूबती हुई कंपनी है, ये आपको बॉन्ड देती है, तो आप इसमें इन्वेस्ट क्यों कीजिएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि डूब जाएगी, ये पैसा वापस ना करे, हो सकता है ना। तो इस कंपनी को अगर पैसा लाना होगा मार्केट से, तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा देना पड़ेगा, यानी कि यील्ड जो होगा वो ज्यादा देना पड़ेगा, ओके। तो यहां पर यील्ड ज्यादा हो जाएगा। ये रिलायंस एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो आपको पता है कि यहाँ पर अगर मेरा पैसा इन्वेस्ट होता है तो वो पैसा कहीं जाएगा नहीं, वो डूबेगा नहीं, मुझे मिलता रहेगा। तो फिर ये कंपनी आपको ज्यादा इंटरेस्ट देगी क्या, नहीं देगी, क्योंकि उनको पता है ना कि मेरा बॉन्ड ऐसे भी बिकेगा, क्योंकि हम ट्रस्टेड हैं। तो यहाँ पर जो यील्ड होगा वो कम हो जाएगा। तो अब बताइए किसमें आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे, किसका इन्वेस्टमेंट आपका ज्यादा सही रहेगा, ये वाला सही है ना, क्योंकि यहाँ पर यील्ड थोड़ा सा कम जरूर मिल रहा है, लेकिन आपका पैसा सुरक्षित है। लेकिन यहाँ पर ये तो इंटरेस्ट ज्यादा दे रहे हैं, यील्ड ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन आपका अमाउंट जो सुरक्षित नहीं है, कभी भी कंपनी डूब सकती है। तो इसीलिए जो हाई बॉन्ड यील्ड जो होते हैं ना, वो बेटर इन्वेस्टमेंट नहीं होते हैं लो यील्ड बॉन्ड के कंपैरिजन में, ओके। तो ऑप्शन सेकंड जो होगा ये गलत हो जाएगा, और सिर्फ ई जो होगा ये सही होगा। नेक्स्ट, द ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज अ टूल डिजाइन्ड टू कॉम्प्रिहेंसिवली मेजर एंड ट्रैक हंगर एट ग्लोबल, रीजनल एंड नेशनल लेवल, सही बात है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर्स आर कैलकुलेटेड एवरी अल्टरनेट ईयर्स टू असेस द प्रोग्रेस एंड सेटबैक्स इन कॉम्बैटिंग हंगर। तो ये अल्टरनेट ईयर पर नहीं होता है, ये ईयरली किया जाता है, यानी कि एनुअली, ये हर साल आपको ये निकाला जाता है। तो ऑप्शन सेकंड जो होगा ये गलत हो जाएगा, दिस इज द वन ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। और ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स होता है ये पब्लिश किसके द्वारा किया जाता है, ये पब्लिश किया जाता है बाय कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ये पब्लिश किया जाता है बाय कंसर्न वर्ल्ड वाइड के द्वारा, और ये एनुअली होता है, ओके। नेक्स्ट, ग्रेट इंडियन बास्टर्ड inhibits dry grassland and shrublands in
इंडियन सब कॉन्टिनेंट, हाँ ये आपको गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र वाले जो रीजन होते हैं उधर मिलते हैं ये। तो ड्राई एरिया, ड्राई ग्रासलैंड में ये मिलते हैं। सही है। लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आर फाउंड इन द स्टेट ऑफ गुजरात। नो, ये राजस्थान में इनका ज्यादा कंसंट्रेशन देखने को मिलता है। और ये कितने, मोस्टली 120 के आसपास ये आपको मिलते हैं। ओके, तो ये आपका ऑप्शन ए जो होगा ये सही हो जाएगा। तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड वाली कैटेगरी में आते हैं IUCN के ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये आपको गुजरात है या इसके अलावा राजस्थान, महाराष्ट्र में ये आपको पाए जाते हैं, याद रखना है। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंक्स 180 कंट्रीज ऑन इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड इकोसिस्टम विटालिटी। ओके, एंड इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स वाज प्रीसीडेड बाय इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स। तो ये आपका दोनों ऑप्शन सही है। ये आपको इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स जैसा कि नाम ही है तो इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड इकोसिस्टम की बात करेगा ये। तो इसमें वन कंट्री है, ये एक फैक्चुअल है बट इट इज राइट वन। और इससे पहले इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स आया करता था। ओके, अब इसके जगह पर इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स आता है। तो सी होगा, दोनों आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क आर लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ अरावली एंड विंध्यास। तो विंध्यास एंड अरावली इन द सेंस कि आप कहीं ना कहीं आपको राजस्थान के आसपास में ये मिल सकता है, यू नो। तो राजस्थान में सिरस्का तो काफी नॉर्थ में हो जाएगा। दुधवा ये तो यूपी में है, तो यूपी में तो सवाल ही नहीं है इसका। पन्ना, ये जो पन्ना है ये थोड़ा सा MP में ईस्ट के साइड में हो जाएगा। ओके, यहाँ पर एक ये है रणथंभौर जो राजस्थान में है। राजस्थान में देखिएगा ये अप्रोक्स द बॉर्डर ऑफ जो MP है उसके पास में है। तो ये जो आपका जंक्शन होता है अरावली एंड विंध्या के, ये वहां पर मिलता है, ये आपको रणथंभौर। ओके, रणथंभौर एक टाइगर रिजर्व भी है, याद रखिएगा। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। डंकन पास इज ए स्टेट लोकेटेड बिटवीन, इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की है। तो अब देखिए, जितने मैप अब मैंने ऐड नहीं किया है ना, इसका मतलब यही है कि मैं पिछले जो सेशंस हैं पार्ट्स में उस मैप को मैं ऐड कर चुका हूं, इसलिए मैं एज्यूम करता हूं कि आपने वो पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो बस आपके पास 1 महीना टाइम है, और क्या क्या कीजिएगा 1 महीने में। तो डंकन पास इज लोकेटेड साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। जैसे ये अंडमान ऐसे होता था ना, ये 1 2 3 4, तो ये आपका नॉर्थ अंडमान, ये आपका मिडिल अंडमान, ये आपका साउथ अंडमान, ये आपका लिटिल अंडमान। उसके बाद इधर पड़ता था आपका कार निकोबार, देन ग्रेट निकोबार। तो ये बीच में ये 10 डिग्री चैनल है जो अंडमान को अलग करती है किससे, निकोबार से। और उसमें भी और स्पेसिफिक पूछे तो लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करती है। और यहाँ पर आपको पड़ता है डंकन पास, दिस इज द डंकन पास, जो कि साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से ये अलग करता है। ऑप्शन डी होगा। पोर्ट ब्लेयर इज सिचुएटेड इन, सीधा सही है, मैं बेस्ट क्वेश्चन है ये। साउथ अंडमान में आपको पोर्ट ब्लेयर मिलता है, वहां कैपिटल। 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स अंडमान निकोबार, लिटिल अंडमान निकोबार, ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार तो सबसे साउथ में है, ये नहीं होगा। देन लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार, ऑप्शन सी होगा। मैंने कहा ना यहाँ पे लिटिल अंडमान एंड दिस इज द कार निकोबार। 10 डिग्री चैनल इसको अलग करता है। तो ऐसे भी स्पेसिफिक एकदम पूछा जा सकता है, कोई जरूर नहीं है कि अंडमान और निकोबार करके पीछे, बिल्कुल स्पेसिफिक पूछ सकते हैं। तो ऑप्शन सी जो होगा वो सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का, हीलियम इज द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ। ऐसा है क्या, फर्स्ट एलिमेंट, अब ज्यादा आपको ऑक्सीजन पाया जाता है, दूसरे नंबर पर आपको सिलिकॉन पाया जाता है, तीसरे नंबर पर अल्युमिनियम है, चौथे नंबर पर आपको आयरन मिलता है यानी कि Fe मिलता है, फिर उसके बाद कैल्शियम मिलता है एंड सो ऑन। तो हीलियम तो सेकंड मोस्ट अबंडेंट है ही नहीं, वह सेकंड मोस्ट अबंडेंट सिलिकॉन है। तो ऑप्शन ए गलत। एंड इज द रियर, नहीं ये रियर तो ही नहीं, हीलियम बहुत पाया जाता है हमारे अर्थ पे। ओके, तो ये रियर एलिमेंट नहीं है, दोनों गलत हो जाएगा। तो आपका जो नाइदर 1 नॉर 2 ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, सो इसी के साथ हमने 300 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट जो हमारा आएगा, जिसमें अगेन हम 350 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, तो 300 से 350 आगे का पार्ट उसमें देखने को मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में ना। थैंक यू एंड गुड लक।